क्या आपको पता है कि आप हिस्टीरिया जैसी बीमारी के शिकार तो नहीं? क्या इसके सिम्टम आप में भी तो नहीं? क्या है इसके लक्षण? कैसे करें उपचार? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ और समझते हैं कि हिस्टीरिया क्या है और क्यों होता है। हिस्टीरिया शब्द ग्रीक शब्द हिस्टेरा से आया है, जिसका अर्थ है गर्भाशय। कहते हैं रोमन समाज और ग्रीक समाज के जो लोग होते थे, वैसा मानते थे कि जो फीमेल का यूट्रस होता है, जब वो ऊपर की चढ़ता है तो उनमें एक अजीब सा बदलाव आता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती थी और वो अजीब बिहेव करने लगती थी। इस तरह की बीमारी होने की वजह से उस समय के लोग इसको हिस्टीरिया नाम दे दिए थे। हिस्टीरिया एक मानसिक विकार है, जिसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कहते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को बहुत अजीब तरह का एक भ्रम हो जाता है या बहुत गंभीर समस्या होती है, जिसमें रोगी को बार बार दम घुटने जैसा एहसास होने लगता है। इसकी वजह से ही वो बेहोश हो जाता है। हिस्टीरिया से पीड़ित व्यक्ति बहुत अधिक जिद्दी और गुस्सैल हो जाता है। वो कोई बात या चीज उनके मन के अनुरूप नहीं होती है तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। पहले चिंता, अवसाद और अचानक मूड में बदलाव से पीड़ित महिलाओं को डॉक्टर के पास भेजा जाता था। उनकी जांच के बाद यह तय हुआ कि ये महिलाएं हिस्टीरिया से पीड़ित थीं। बीमारी से निपटने के मदद के लिए उपचारों की एक श्रृंखला विकसित की गई, जिनमें से एक थी पेल्विक मसाज, जिसे तब पेल्विक पेरक्सिस कहा जाता था, जिसका उद्देश्य संभोग सुख प्रेरित करना था। जल्द ही इसका इलाज लोकप्रिय हो गया और इतनी सारी महिलाएं डॉक्टर के पास गईं कि एक विशेष उपकरण बनाना पड़ा। अब इस वीडियो में हम आगे समझने वाले हैं कि हिस्टीरिया कुछ इतिहास है। पहले समझते हैं कि हिस्टीरिया जो उस समय में जो था, कैसे इसको ट्रीट किया जाता था, इसको हिस्टीरिया और किस नाम से जाना जाता था, ऐसा असल में था क्या? कहते हैं कि 19 बीसी तक में हिस्टीरिया एक प्रकार का एक मेंटल डिसऑर्डर माना जाता था। ऐसा तब हुआ जब एक बीमारी को पहली बार प्राचीन इजिप्शियन ने स्पॉन्टेनियस यूटेरस रिमूवमेंट बताया था। एटोनॉमिक थॉमस वेल्स ने यह ख्याल कि हिस्टीरिया सिर्फ महिलाओं को होता है, सन 1600 ईस्वी में खत्म किया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हिस्टीरिया बीमारी यूट्रस में नहीं बल्कि दिमाग में उत्पन्न होती है। इससे इस बात का पता चला कि हिस्टीरिया पुरुषों को भी हो सकती है। जैसे इसमें बता रहा है कि जैसे पुराने जमाने के लोग जिसे मानते थे इसको कि जैसे फीमेल का जो यूट्रस होता है, जब ऊपर को चढ़ता है तो उसमें मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। पर समय टाइम पीरियड के चेंजिंग होने के बाद 1600 ईस्वी में आने के बाद ऐसा रिसर्च हुआ जिससे पता चला कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पेल्विक मसाज जैसे यूट्रस का ऊपर आना, इसका इस बीमारी से कोई लेना देना है नहीं। ये बस मेंटली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। 4000 से अधिक वर्षों के इतिहास में इस बीमारी को दो दृष्टिकोणों से देखा गया, वैज्ञानिक और राक्षसी दृष्टिकोण। इसे जड़ी बूटियों, सेक्स या यौन से संबंध से ठीक किया गया। जादू टोने से ठीक होने के कारण आग से दंडित और शुद्ध किया गया। अंत में इस बीमारी के रूप में नैदानिक रूप में अध्ययन किया गया और नवीन उपचारों के साथ इसका इलाज किया गया। 400 सालों का इतिहास रहा है, जिसमें ये रहा है कि बीमारी को कई रूपों में देखा गया। पहले इसको देखा गया है एक अजीब ढंग में, जिसको कहते हैं राक्षसी तरीके से। एक विचेस पहले माना जाता था कि जो वैसी लेडी जो अकेले रहा करती थी, जो डिप्रेशन में रहा करती थी, उनको ऐसा मेंटल डिसऑर्डर हो ही जाता था कि वो अचानक से एक अजीब बिहेवियर करने लगती थी। और पहले के लोग इसको ऐसा मानते थे कि अगर इस तरह से बिहेवियर होता है तो ऐसा माना जाता था कि उनको कोई चुड़ैल का साया है, कोई भूत का साया है। इसकी वजह से बस बहुत सारी फीमेल्स को किसी को जला दिया गया, किसी को मार दिया गया, किसी को अलग अलग तरीके से उनको टॉर्चर किया गया ताकि ऐसा उसको ट्रीटमेंट किया जा सके। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिक नवाचार अभी भी कुछ स्थानों पर नहीं पहुंचे थे, जहां केवल गैलेन द्वारा प्रस्तावित उपचार ही ज्ञात हैं। 20वीं शताब्दी के दौरान कई अध्ययनों से ने पश्चिमी रोगियों, महिलाओं और पुरुषों दोनों के बीच हिस्टीरिया की गिरावट और गैर पश्चिमी देशों में इस विकार के बढ़ने की बात कही। 1980 के टीएमएस थर्ड के साथ हिस्टीरिया न्यूरोसिस की अवधारणा को हटा दिया गया। इन रोगों का विकास सामाजिक पश्चिमीकरण से जुड़ा हुआ प्रतीत होता था और यह जांचना कि विभिन्न समाजों के लक्षण सबसे पहले किन परिस्थितियों में आम हुए हैं। हाल के अध्ययनों में जोखिम कारक की तुलना में प्राथमिकता बन गई है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो रिसर्च हैं उनमें ये पता किया गया है कि ये जो बीमारी है ना तो यूट्रस होता था, ना ही अदर किसी बीमार
अगर किसी वजह से होता था, इसमें विशेष का तो कोई है नहीं, तो आखिर ये बीमारी कैसे होता था? मतलब एक जगह पर किसी किसी तरह से पता किया गया कि कुछ कारण क्या है? क्या रीज़न रहा है कि इस तरह की चीज़ें जनरली हो जाती हैं, या फिर कहें तो लोग खुद ब खुद डिसऑर्डर हो ही जाता है। इस तरह की बीमारी के चपेट में आ जाते हैं लोग, कैसे लोग खुद के माइंड में कंट्रोल नहीं हो जाता है और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आगे फ्रॉइड का परिचय और मनोविज्ञान पर उनका प्रभाव। सिग्मंड फ्रॉइड जिन्हें अक्सर मानव विश्लेषण के जनक के रूप में माना जाता है। सिग्मंड फ्रॉइड ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक असीम छाप छोड़ी है। उनके सिद्धांत हालांकि विवादास्पद रहे हैं, उन्होंने मानव मन की हमारी समझ को इस तरह से आकार दिया है जो आज भी प्रासंगिक है। फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ने अचेतन मन पर जोर देते हुए मानव व्यवहार के बारे में हमारी धारणा को मौलिक रूप से बदल दिया है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि हमारे कार्य हमेशा हमारे सचेत विचारों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। इट मीन्स कि जो काम होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमारे कॉन्शियस के अकॉर्डिंग ही वो रन करें, बल्कि अक्सर अचेतन इच्छाओं और अनुभवों से प्रेरित होते हैं। यह दृष्टिकोण क्रांतिकारी था, जिसने मनोविज्ञान, जांच का ध्यान अवलोकनीय से मन के छिपे हुए क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित कर दिया। फ्रॉइड का विकास के मनोवैज्ञानिक चरणों का सिद्धांत उनके काम का एक आधार है। उन्होंने सुझाव दिया कि हमारा वयस्क व्यक्तित्व काफी हद तक हमारे शुरुआती विकासात्मक चरणों से अनुभवों के से आकार लेता है। उदाहरण के लिए, फ्रॉइड के अनुसार विलंबता चरण के दौरान अनसुलझे मदद वयस्कता में न्यूरोसिस का कारण बन सकते हैं। शुरुआती अनुभव पर इस जोर से मनोवैज्ञानिक विकास में कई बाद के सिद्धांतों को प्रभावित किया है। फ्रॉइड के स्वप्न सिद्धांतों ने भी नई राह खोली है। उन्होंने कहा है कि सपने सिर्फ नींद के दौरान मस्तिष्क की बेहतरीन फायरिंग नहीं होती है, बल्कि सार्थक कथाएं हैं जो हमारी गहरी इच्छाओं और भय को प्रकट करती है। ये दृष्टिकोण ने मानवीय अनुभवों को समझने और व्याख्या करने के लिए नए रास्ते खोले हैं। फ्रॉइड का प्रभाव उनके तत्कालिक दायरे से आगे तक फैला हुआ था तथा कार्ल जंग जैसे विचारात्मक पर इसका प्रभाव पड़ा, जिन्होंने फ्रॉइडियन सिद्धांत पर नियंत्रण निर्माण किया और उससे अलग होकर अपने स्वयं के मनोवैज्ञानिक ढांचे का विकास किया। सिग्मंड फ्रॉइड जो कि बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, इनकी विचारधारा काफी बेहद ही कमाल की रही। उनका कहना था कि जो ये बीमारी हिस्टीरिया जैसी बीमारी जिनको हम कह देते हैं कि यूट्रस का ऊपर चढ़ना और मेंटल डिसऑर्डर हो जाना, उन्होंने इन उनकी गहरी रिसर्च ये पता चला है कि वो कहते हैं कि कोई यूट्रस का ऊपर नीचे खिसकने जैसा कोई बीमारी नहीं है। ये हमारे कॉन्शियस का जो कि हमारे कॉन्शियस और कभी रियलिटी का कोई कनेक्शन नहीं बन पाने की वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वही डिस्टर्बेंस हमें कहीं न कहीं हमारे दिमाग में वो चीज़ें जाके कहीं रुक जाती हैं और वो इफ़ेक्ट डालती हैं। सिग्मंड फ्रॉइड का जो बातें रही हैं वो बड़ी बेहद ही कमाल रही है, और उन्होंने ड्रीम साइकोलॉजी जैसे बुक लिख करके उन्होंने इस चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर कर दिया है कि कैसे ड्रीम हमारे रियलिटी से बिलॉन्ग करते हैं, वो कैसे हमारे रियलिटी से कुछ मैच मैच करते हैं। हालांकि फ्रॉइड के सिद्धांत आलोचना से रहित नहीं रहे हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि उनके विचार जैसे कि ओविडियस कॉम्प्लेक्स यौन इच्छाओं पर अत्यधिक केंद्रित हैं। अन्य लोग मनोविश्लेषणात्मक के वैज्ञानिक वैधता पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि यह व्यक्तिपरक व्याख्याओं पर निर्भर करता है। इन आलोचनाओं के बावजूद मनोविज्ञान पर फ्रॉइड का प्रभाव निर्विवाद रहा है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि फ्रॉइड 20वीं सदी के सबसे अधिक अद्भुत मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जो इस क्षेत्र पर उनके स्थायी प्रभाव को रेखांकित करता है। जैसा कि मनोविज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर वेस्टन ने कहा है कि फ्रॉइड के सिद्धांत मनोविज्ञान के परिदृश्य को आकार देना जारी रखते हैं, भले ही हम इन्हें संशोधित और विस्तारित करते रहें। यह उदाहरण फ्रॉइड के कार्य की स्थायी प्रासंगिकता को दर्शाता है।
जो समान रूप से बहस की ओर प्रेरित करने और उत्तेजित करने को जारी रखता है। हिस्टीरिया का कारण क्या है कि कैसे हिस्टीरिया होता है? हिस्टीरिया में अधिक से आलोचना और फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब होता है जैसे हम अपने बैकग्राउंड को समझना या फिर फैमिली में प्रॉब्लम होना, किसी तरह का वाद-विवाद होना, फिर घबराहट होना, फोबिया लाइक होता है जैसे किसी चीज़ से डर जाना और जैसे अंधेरे से डर जाना, अंधेरे में अगर कुछ नहीं भी हो तो ऐसा मान लेना कि हमारा दिमाग जैसे कौन-सी चीज़ मान लेता है, वहाँ पे कुछ है, ऐसा कुछ मान लेना। चिंता या तनाव जैसे डिप्रेशन हो जाना, ब्रेन ट्यूमर, मेंटल डिसऑर्डर, ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हिस्टीरिया जैसी बीमारी हो जाती है। हिस्टीरिया के लक्षण कैसे पहचानें कि आपके पास हिस्टीरिया है या नहीं है? शरीर में अचानक बॉडी में ऐसा अचानक पेन होना, सांस लेने में परेशानी होना, हार्ट बीट तेज हो जाना, आपके सिर में हमेशा दर्द रहना, थकान महसूस करना, चक्कर व बेहोशी आना, वायलेट आना यानी वोमिटिंग आना, डिप्रेशन आना, तनाव आना आना। अब इसके निदान क्या है? कैसे इसको दूर किया जा सकता है? 1980 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन हिस्टेरिकल न्यूरोसिस कन्वर्जन टाइप के निदान को बदलकर कन्वर्जन डिसऑर्डर कर दिया गया है। इसे कन्वर्जन टाइप यानी कि मेंटल डिसऑर्डर को कन्वर्जन डिसऑर्डर कर दिया गया है जिसमें जिसमें क्या होता है कि फीमेल हो या फिर मेल हो, दोनों में से किसी को हो सकता है, तो वो लोग दोनों अपने आप में एक अलग सा बिहेवियर हो जाएगा उनका, अलग सा उनका रवैया हो जाएगा, वो देखने को मिलता है। आज किसी व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के विकार पाए जा सकते हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हिस्टीरिया के नाम से जाना जाता है। जिनमें विघटनकारी और दैहिक विकार शामिल हैं। यदि आप या आपका कोई प्रियजन हिस्टीरिया से जुड़ी लक्षणों का अनुभव करता है, जैसे भावनात्मक रूप से भड़क जाना, संवेदना खो जाना या मतिभ्रम हो जाना, तो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की मदद मदद लेना, पेशेवर में प्रोफेशनल कोई जो साइकोलॉजिस्ट होता है उससे हेल्प लेकर के ट्रीटमेंट करवाना। इस बीच यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको बेहतर तरीके से निपटने में मदद करेंगे। या कुछ टिप्स हैं जिसको फॉलो करते हैं तो शायद हमें इस तरह की बीमारी को हम धीरे-धीरे करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, कल या आने वाले कल पर ध्यान देने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना, इससे आपको ज़मीन पर टिके रहने में मदद मिल सकती है। इट मीन्स कि जैसे ज़्यादातर हमारे इंडिया में यूथ हैं जो कि 15 टू 15 टू एप्रॉक्स 30 जो एज होते हैं, इसमें क्या होता है कि लोग बहुत सारी चीज़ें होना, पढ़ाई-लिखाई, जॉब्स, फैमिली की प्रॉब्लम, लाइफ प्रॉब्लम एंड अदर इश्यूज़ होते हैं जो जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इन सब चीज़ों को क्या है कि हम लोग फ्यूचर सोचने लगते हैं, आगे को सोचने जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे एक साथ हमारे आ जाने की वजह से हमारा जो कंट्रोल होता है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है और हम अजीब फील करने लगते हैं, हम अपने आप में डिप्रेशन फील करने लगते हैं। इसलिए हमें फ्यूचर को ना सोच करके हमें आज ही सोचना चाहिए, ऐसा कोई करना कुछ काम करना चाहिए जिससे हमारा माइंड रिलैक्स कर सके। साँस लेने में व्यायाम करें, यानी कि जब एक्सरसाइज करते हैं उसमें कोशिश करें कि ज़्यादा देर लंबी साँस ले सकें। विशिष्ट पैटर्न में सांस अंदर बाहर लेकर अपनी चिंता की भावनाओं को दूर रखना, जैसे योगा करना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे जिसकी वजह से हम अपने माइंड पर, अपने बॉडी पर खुद पर कंट्रोल पा सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से होता ही है कि जब हम रिलैक्स करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो हमारे माइंड तक हमारा ब्लड और ऑक्सीजन जो कि कंप्लीटली पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हम खुद को रिलैक्स फील कर पाते हैं। एक डायरी में लिखिए जिससे अपनी भावनाओं को कागज पर उतारे और अपने तनाव के कारण कारण को काले और सफेद अक्षरों में लिखे, फिर उन्हें जाने दें। एक और टिप्स है जैसे हम उसको फॉलो करते हैं तो उसको शायद हम उस चीज़ को समझ पाएँगे, उसको दूर कर पाएँगे अपने बीमारी को। जो भी हमें बीमारी हो, अगर कोई बीमारी हो इस तरह की कुछ भी हो तो उसको हम कागज़ पे लिखें, डायरी पर लिखें और पूरा डीपली लिखें, जो भी उसमें जो सिम्पटम्स हैं वो कैसे हुआ है, कब आया है, कब होता है, ये सब सारे सारे डिटेल्स ऊपर लिखें। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, टहलने या लंबी पैदल यात्रा पर जाएँ या अपनी बाइक से आस-पड़ोस में घूमें। शारीरिक गतिविधि मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते रहें। आगे बता रहा है कि हमें अपने बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए घूम-फिरें, लोगों से बात करें, अपने फैमिली से बात करें, दोस्तों से बात करें, घूमें-फिरें कोई ट्रैवलिंग करें या फिर कोई मंदिर जाएँ। ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर अंदर जो भी अपने आप को फ़ील करते हैं कि बेटर फ़ील हो रहा है, सो डेफ़िनिटली हमें वहाँ जाना चाहिए। एक सुसंगत नींद कार्यक्रम विकसित रहे, अपने शरीर को वो आराम दे जो उसे अपने द्वारा अनुभव किए जा रहे लक्षणों और अनुभवों को बेहतर ढंग से निपटने में मदद करता है।
वो उन सबसे ज़्यादा जो डेफ़िनेटली जो ज़रूरी होता है आज के यंगस्टर में, स्टूडेंट के लिए जो ज़रूरी होता है वो नींद होता है। हमारे लिए कहा जाता है कि जो कम एप्रॉक्स 1 घंटे का तो हमें कम से कम नींद लेना ही चाहिए। सो हमें कम से कम जो प्रॉपर जो नींद होता है वो डेफ़िनेटली लेना चाहिए ताकि हमारा जो माइंड जो है वो रिलैक्स फ़ील कर सके। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को अंत करते हैं और इस वीडियो में बताया गया जो भी आपको बीमारी है उसमें अगर आपको कोई डाउट होता है आप में ऐसा कोई फील होता है उसके लक्षण सब फील होता है तो डेफिनेटली आप उन सब चीज़ों को फॉलो करें जो उसको उपचार है जो आइडियाज हैं जिसकी वजह से उस बीमारी को हम दूर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपने वीडियो को अंत करते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।